2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का क्लास आप सबके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 फरवरी के दिन जैसे ही आप सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने जाएंगे, आपके सामने कुछ ऐसा अद्भुत क्वेश्चन आएगा जो आज आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को छोड़ के जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं कि हमें अंतिम समय और अंतिम घड़ी के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपको जो अंतिम समय में अंतिम घड़ी में जो आपको बताते हैं वह हूबहू आपके एग्जाम में छप जाता है। कल क्या होने वाला है यह सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही अद्भुत और शानदार तरीके से। कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और इसके बाद बताएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले जल्दी से पूरे बिहार में फैला दीजिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा हो सकता है फैला दीजिए। आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से आपको हम यहां पे बताने जा रहे हैं, और वो भी अद्भुत तरीके से, शानदार तरीके से। अगर प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर पहले से पता होगा तो आपको जवाब जरूर देना है। और सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पहले सभी बच्चे लाइक करें और शेयर करें, जल्दी से लाइक करके शेयर करिए, फैला दीजिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा हो सकता है आपसे फैला दीजिए, फटाफट से फैलाइए। और ये क्लास की शुरुआत करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान में, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। और आपको बता दें कि आपको 32 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से मात्र आपको 16 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं काफी अद्भुत तरीके से। ये सब का क्लास आपको लगातार अब चल रही है, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं रहा और आपको अब एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। बहुत बढ़िया, सही अच्छे जवाब दे रहे हैं कि सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी? तो तुर्की की पराजय हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सर अगला नंबर प्रश्न क्या है, और यह प्रश्न तो इस बार या तो प्रथम पाली और नहीं तो द्वितीय पाली में बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बाबू गैरिबाल्डी पेशे से का रहे, ये बताओ बाटे हमने के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाटे। और एक जवाब हो जाए कि नाविक था। क्या था? नाविक था। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको एकदम फटाफट से आपको टिक कर देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समय काफी ही कम है बाबू, अगर आप इस समय से मजाक करेंगे तो फिर यह समय लौट के नहीं आएगा, और जब समय लौट के नहीं आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलिए, परीक्षा देने से बाबू मेरे शेर डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि दो बातें होगी परीक्षा देने जाइएगा तो, या तो आप जीतिएगा नहीं तो आप सीखिएगा। आप हार नहीं सकते और हम आपको हारने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ब्रिटेन में किस वर्ष सामाजिक वैश्य मताधिकार को मान्यता मिल गई थी? ये बता दो। सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि 1928 ईस्वी को। कब बाबू? और 1928 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी? जल्दी से छाप दो कमेंट में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 6.51% रही थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी अद्भुत प्रश्न है। अगर क्लास को छोड़ के जाएंगे आपको बिल्कुल बता दें कि आपको पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो डरना नहीं है, क्योंकि दो बातें होगी, या तो आप सीखिएगा नहीं तो आप जीत के आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है कि उसे वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। किस पद पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पे। कमेंट एकदम छाप दो, कमेंट में एकदम, कमेंट में आपका ऑप्शन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां की गई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी बाबू लंदन में। कहां पे? लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, लंदन में भई रहे। ये बात याद करके रखेगा बाटे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बढ़िया और अद्भुत क्वेश्चन है। तो बाबू ये कह रहा है कि हमने अक्टूबर के क्रांति के नाम से जाना जाला, यानी कि अक्टूबर के क्रांति ऑप्शन नंबर सी में देले बाटे, और ऑप्शन नंबर जो सी बाटे वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाए। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्लास को छोड़ के जाएंगे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो समय वो घड़ी आ गई आपको वह क्वेश्चन बता देने की जो सीधे आपके एग्जाम में छप जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कौना वर्ष भई रहे? ये बताओ बाटे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 1887 ईस्वी में। कब भई रहे? तो 1887 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा जो है वो उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी जो बाटे वगैरह के दूर करे खातिर सबसे
महत्वपूर्ण जन बाटे यानी कि सबसे अच्छा उपाय जन बाटे वो बाटे हमनी के ऑप्शन नंबर डी की सुधारात्मक कानून के निर्माण कर दिहल जाई तो ये काम हो जाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाई डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब कल गई रहे? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था ये बताना है, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इसी क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपको इसी क्लास में ही मिलेगा, तो क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। हो चुका है आगाज रणकायब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? बाबू हमने के सब क्यों जानता नहीं कि भारत के जो आर्थिक व्यवस्था बाटे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बाटे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? मेरे से किस क्षेत्र को, कौन क्षेत्र बाजाना के तृतीय क्षेत्र कहा जाला? तो जवन क्षेत्र सेवा प्रदान करेला ओकरा के हमनी के तृतीय क्षेत्र कहल जाला, यानी कि हमनी के सेवा क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र कहे निशा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाए ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के हमनी के कुलेन कहे निशा, यानी कि कुलेन कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अद्भुत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कमेंट में एकदम छाप दो, समझो कि 16 फरवरी का दिन है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप लोग एक प्रश्न का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबू हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात कर जाओ तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखल गई रहे, ऑप्शन नंबर हो जाए हमनी के डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहल बाटे कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? तो खलीफा पद की जो समाप्ति बाटे वो तुर्की में याद करके रखिए 1924 में कल गई रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाए। ये क्वेश्चन का जवाब आपको दिमाग में बिल्कुल बखूबी तरीके से आपको बैठा लेना है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो बाबू अगला नंबर प्रश्न हम सभी के कह रहल बाटे कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बाबू स्वराज दल के अध्यक्ष के रहे ये बताओ बाटे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास जी थे, यह बात याद करके रखना। अगला क्वेश्चन, 1912 से लेकर के 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो थी वो कितनी थी? कितना आय रहे? तो याद करके रखिए 18,747 रुपए के करीब ही रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाए डी नंबर। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वह वार्षिक आय जो थी वो कितनी थी? कितना वार्षिक आय रहे? तो रहे लगभग 20 रुपया। क रुपया? तो 20 रुपया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती करें यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सपोर्ट कीजिए आप हमें, और आपके साथ देखिए हम कितनी तरीके से धमाल मचाते हैं, क्योंकि अंतिम समय के लिए हमें जाना जाता है, अंतिम समय के लिए जानते ही हैं कि बहुत बखूबी तरीके से आपको हम पढ़ाते हैं बताते हैं, जो एग्जाम में छपता ही छपता है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से केकरा लाभ भई रहे? तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता के भी लाभ भई रहे, उत्पादकों के भी लाभ भई रहे, यानी कि ए और बी दोनों का लाभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। जब रुपया पैसा आई तो सब केहू का लाभ होई, ऐसा बात नहीं है कि केवल एगो के ही लाभ होई। अगला क्वेश्चन कह रहल बाटे कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला था? किसको प्रोत्साहन मिला था? तो बाबू बचत के भी प्रोत्साहन मिलल गई रहे, पूंजी निर्माण का भी, यानी कि ऋण और ऋण का लेन देन का भी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और जैसा ही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पूरी एकदम यही जज्बा और यही जुनून हमको देखना है हमें, और यही जुनून और जज्बा एकदम आपको बना लगा करके रखना है एग्जाम हॉल में, और एकदम तबाही करना है, तहलका मचाना ही मचाना है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? बंबई में पहला कपड़ा मिल जो बाटे वो कब खोलल गई रहे? याद करके रखना 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहा था कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित कर दिया था? याद करना, जमशेदपुर टाटा के नाम से आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला 1928 के ग्राइपर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान के चित्र अंकित हुआ था? कौन भगवान के चित्र अंकित रहे? तो हमनी के देवी, हमनी के जन विद्या के देवी है मां सरस्वती, उन्हीं का चित्र अंकित था। तो मां देवी के लिए एक बार लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके क्लास से जुड़ जाएं और डेली आप तैयार करें। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा बी नंबर। अगला, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो बाबू भारत में जन्मा 19 गो राष्ट्रीयकृत बैंक बाटे, यानी ऑप्शन हो जाए बी नंबर। आपको हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे इस क्लास में, ये आपके अद्भुत क्लास चल रही है, बिल्कुल जुड़े रहना इस क्लास से, छोड़ के मत जाना। अगला जो क्वेश्चन बाबू कह रहा बा, एटीएम के अर्थ का होला? एटीएम का अर्थ बताना है तो बाबू एटीएम के अर्थ होला ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी देले बाटे कि ऑटोमेटिक के मतलब होला स्वचालित, यानी कि अपने अनुसार चलेला, जब बटन टिपा जाला फटाफट पैसा गिन के दे देला। अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिली थी?
भारत के कौन ऐसा क्षेत्र बाबे जो में सबसे ज्यादा उनमें सफलता मिल रहा है, तो वह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। कौन है? तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अगला है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो बाबू पटना नगर में भई रहे। कहां? पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मुंबई हाई क्या है? तब बाबू मुंबई हाई जोन बाटे वो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि होशे मेला का आयोजन कहां किया गया था? बाबू होशे मेला का आयोजन जन भइल बारे वो कहां कल गई रहे? तो याद कर रखना त्रिनिदाद में किया गया था। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको छाप करके ही आना है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? तो बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम है वो चीन भेजती थी, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है बाबू। सेवा क्षेत्र का जो निर्माण बाटे वो परिवहन सेवाओं के द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं के द्वारा भी होता है, वाणिज्य सेवाओं के द्वारा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर डी जो बाटे वो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की हमने की बात करी सके, अगला प्रश्न का कह रहल बाटे। तो अगला प्रश्न जो बाटे वो बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन बाटे, और क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन के जो स्थापना बाटे वो 1995 में भई रहे। ये बात याद करके रखे के बाटे, और राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी। का हो जाए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं अगर, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ यूं है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, और देखिए आपको बता दें कि शाम का 5 बजे डेली टेलीग्राम पे बाबू तारा लोग के टेस्ट चल रहा बाटे। शाम 5 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहा है, जरूर जुड़िएगा। हम भूल जाते हैं कभी कभी आपको बताना, तो जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम आप चलाते हैं ना, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल आएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन हो जाने के लिए। समय नहीं रहा, समय आपको नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगी आपको, आप जरूर जुड़ जाइएगा, और जरूर वहां से आप लोग टेस्ट दीजिए। सभी बच्चों को जोड़िए, वहां पर रिजल्ट भी दिखाएगा। और एक चीज आपको बता दें कि 10 फरवरी के दिन आप सभी का एक टेस्ट होगा। ये पूरे बिहार में मैट्रिक के बच्चों के लिए होगा। ये सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस क्लास में ही बता देते हैं। इसके अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी इस क्लास में हम बता देते हैं आपको। वह वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको टेस्ट देना है। उसमें आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन जो भी है, आपको कुछ इनाम भी दिया जाएगा, और टॉप 10 बच्चा चुना जाएगा पूरे बिहार में। ये हमारे द्वारा होगा। ये इसके अनाउंसमेंट हम बहुत जल्द करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही हमारी रक्षा का सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति किसकी है? ये बताइएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि यह लश्करी की युक्ति है, यानी ऑप्शन बी नंबर। तो जो अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं बहुत ही अद्भुत, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कैसे ज्वाइन होना है, कैसे आपको इनाम मिलेगा, कैसे क्या चीज होगा, पूरे बिहार में यह होगा, और आपके लिए कैसे हो सकता है, कैसे आपको लाभ मिलेगा। और एग्जाम के पहले आपको वो फाइनल टेस्ट होगा, और और देखिए आपको 2 फायदा होगी उस तैयारी से। आपकी क्या होगी? एक तो आप हमारे टेस्ट, और आप बेहतर करने के लिए हमारे जो टेस्ट लेंगे पूरे बिहार में, उसको बेहतर करने के लिए आप तैयारी जोरों शोर से करेंगे, और वही तैयारी आपका कारगर साबित हो जाएगी आपके एग्जाम में। यानी कि एक तीर से 2 निशाना होगी। आपको ये पता हो जाएगी जब आपको हम सारी चीजें अनाउंसमेंट करेंगे, सब चीज बताएंगे, कहां टेस्ट होगा, कैसे ज्वाइनिंग करना, सब कुछ बताएंगे आपको। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किसी राजनीतिक, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जैसा ही आएगा वीडियो देख लीजिएगा। किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए, या इस वीडियो को बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा। कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा कि इसका हो जाएगा शिक्षित सदस्यता। यह शिक्षित सदस्यता जो है वह अनिवार्य नहीं है, और हमको गलती बात लगता है, ये बात गलत रहता है, यह चीज नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बात करते हैं। इस बात को हमने आगे बताया है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे। अगला है कि बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। तो बिहार के जोन बाटे हमनी के वैशाली जिला में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करेंगे। अगला, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है बाबू। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है, यानी ऑप्शन ए नंबर। आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो बाबू वैश्वीकरण से भारत को जो है वह कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो थी 1993 में हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बाटे वो प्रश्न हमने क्या कहा रहा है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहद उत्पादन व्यवस्था तो कल गए रहे हमने के अमेरिका में, यानी ऑप्शन हो जाए सी नंबर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात ही अपना भाषा ही बदल दी थी? और सबसे शानदार क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है, तो अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऐसा आपको समझ के रखना है कि 16 फरवरी का दिन है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप लोग बखूबी और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम दे रहे हैं। अगला है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनकार प्रेस का आविष्कार किया? बेलनकार प्रेस का आविष्कार कब भई रहे? तो ये भरे रिचर्ड एम हो ने किया था, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो वन का विस्तार था? तो वन का विस्तार जो था याद कर रखना, लगभग 19 से 21% के करीब था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सीधे एग्जाम में आपके पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? कितना योगदान रहे? तो योगदान लगभग 22% रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है? तो ये बाबू हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो बाबू जो अपना आप उत्पन्न होला ओकरा हमनी के प्राकृतिक आपदा कहल जाला, यानी कि हम लोग का ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगी कि भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कब करोगे सब्सक्राइब? जल्दी से कर लीजिए। वायरल क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन पेपर से लेकर के एग्जाम के समय में सारी चीजें आपको इसी चैनल पे दी जाती है और अंतिम समय में आपको पढ़ाते हैं, वो आपको शानदार मिलता है क्वेश्चन, ठीक ना। आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, बताएंगे जो सीधे एग्जाम में आएगा। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो बाबू मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम जो है वो टीटीकाका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ है बाबू मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बखूबी, और उसके बाद हम बात करेंगे इसी क्लास में सब्जेक्टिव की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही क्लास में चल रही है, जिससे कि आपका कहीं दिक्कत ना हो। अगला है निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? बाबू लौहयुक्त खनिज कौन बाटे? हमने की बताओ बटे, तो लौहयुक्त खनिज मैग्नीज है, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला है निम्न में से कौन गुजरात का तेल उत्पादन क्षेत्र केंद्र है? तो तेल उत्पादन केंद्र है वो अलंकेश्वर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए बेटे, चारों ऑप्शन अगर हम चाहें तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और 4 ऑप्शन देखिए, और 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां जो है कितनी सूचियां है? तो आपका 3 सूचियां हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायत का भाग नहीं है तो राज्य परिषद, ये राज्य परिषद है, त्रिस्तरीय पंचायत की नहीं होती है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगर अगले हम प्रश्न की बात करते, कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? बाबू संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या चीज होला, हमने के बताओ बटे, बड़ा शानदार क्वेश्चन बटे। एक राइट जवाब हो जाए कि समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट जवाब होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत को कितने भूमिकृत भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को, तो बाबू भारत के जो बांटे वो बांटा गया लगभग 5 को भूकंपीय ये क्षेत्र में बांटा गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? भारत में वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन, तो बाबू सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमने के मोबाइल। हर घर मोबाइल, आजकल तो मोबाइल के बिना नींद ही नहीं आवत। बाकी और कोई चीज अगर खराब हो जाएगा घर में, अगर बीमारी भी होगा, अगर नॉर्मल बीमारी है तो सोचा जाता है कि चलो आज नहीं कल देख लेंगे, नॉर्मल बीमारी हो तो। लेकिन एगो मोबाइल का ऐसा बीमारी है जो अगर टूट गया, फूट गया, खराब हो गया तो सारा काम बंद करके पहले मोबाइल का ठीक कराओ, उसके बाद कुछ होगा, ऐसा हो गया है आजकल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कहे का मतलब कि जो अपना आप घटित होके, और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछल जाए, एक राइट जवाब हो जाए भूकंप। अगला क्वेश्चन बाटे कि निम्नलिखित में कौन से भूकंप कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? भारतीय कृषि की विशेषता कौन बाटे? तो देखा, जीवन निर्वाह कृषि, खदानों की प्रधानता, उत्पादन का कम होना, और इनमें से सभी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी नंबर।
अगला नंबर हमने के प्रश्न के बात करी सर, अगला नंबर प्रश्न का हल बाटे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बाटे कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहां मिलते हैं। तो बाबू जूट उद्योग के सबसे ज्यादा जो कारखाना बाबे वो हुगली नदी के तट पर मिलेला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाई। अगला क्वेश्चन कारण है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है। तो चीनी का अधिकतर मिल हमनी के एरिया में स्थित बाटे, यानी कि पश्चिमी चंपारण में स्थित बाटे। और पश्चिमी चंपारण यानी कि सीवान पश्चिमी चंपारण में, यानी कि हम तो गोपालगंज से आवे नहीं, लेकिन ये हमनी के ही एरिया में बाटे। और गोपालगंज, सीवान, चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, इसी में सबसे ज्यादा आपको आता है। आप लोग कहां से आप हमें जरूर बता दीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए सबके साथ। चलिए अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न क्या है आराम से बिका कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास के जो गैर आर्थिक कारक बटे वो मानवीय संसाधन है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगला है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है। तो हिमसागर जो बाटे उजाला जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगला है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो बाबू बरौनी में, अगर हमने बरौनी में बात करी से तो पाइपलाइन से पहुंचाया जाला, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको वही सभी बताएंगे जो सीधे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आयोजन 1955 में हुई है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो बाबू आपका राइट जवाब होता है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने, कह रहे कि सत्ता के साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट जवाब होगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल का पूरा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब वाल्मीकि नगर। कौन है बाबू, तो वाल्मीकि नगर है। अगला है कि यदि मानचित्र में क्रमानुसार अगर पहली दूसरी समुच्चय रेखाएं सटी सी हो और फिर उनमें से तीसरी चौथी समुच्चय रेखाएं सटी सी हो और उनमें से दूसरी और उसमें से दूर पांचवी छठी जो समुच्चय रेखाएं हो वो भी सटी सी रहे, तो इसे किस ढाल, इसको कौन सी ढाल कहा जाता है। तो इसे हम लोग सीढ़ीनुमा ढाल कहते हैं। कौन से ढाल कहते हैं, तो ये कह रहा है कि हमने सीढ़ीनुमा ढाल कहे नहीं साहब, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाटे वो रुपया पैसा के बाटे, मुद्रा के बाटे। बिना पैसा के, बिना रुपया पैसा के कुछ ना होई, जब कुछ होई तो रुपया पैसा खाती ही होई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे कैसी होती है। तो बाबू गठबंधन की जो सरकार होती है वह प्रशासन पे हम लोग का ढीली होती है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल पार्टी यूनाइटेड का गठन जो हुआ था वो 2003 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 74 नंबर, कह रहे कि भी आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थानाकृत के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। याद करके रखना, यह नदी घाटी के लिए खींची जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा और सीधे आपके एग्जाम में छपेगा और जबरदस्त और आप धमाल कर दीजिएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और बने रहिए हमारे साथ, 4-5 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे काफी लाजवाब और धमाल तरीके से और सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिवहनीय संसाधन है। बाबू परिवहनीय संसाधन कौन है, जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगर है कि वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। इसका राइट जवाब होगा बाबू की लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो है निम्नीकृत हो चुकी है, ऑप्शन आपका ए होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो याद कर रखना है, इंदिरा गांधी परियोजना है, इंदिरा गांधी नगर, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 से लेकर के 1980 तक के लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन कृषि क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुका है। तो लगभग बात करें तो 26,200 ये हो चुका है, यानी कि ऑप्शन आपका ये क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी किसे होती है। तो ये होती है बाबू खदान कर्मियों को। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव आप लोग पढ़िएगा। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कह रहे कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में बाबू याद करके रखना, पंचायती राज संस्थाएं में जो है वह महिलाओं की क्या है, वह आरक्षण की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अब भाई ये बात करते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का वो कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे। और आपको वह अंतिम घड़ी, अंतिम समय आ चुका है वह सभी प्रश्न बता देने की जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाए, उत्तर को कैसे लिखना है जिससे कि आपका एक भी नंबर परीक्षा में न कटे। क्योंकि देखिए पढ़ने में तो सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों का रिजल्ट सबसे बढ़िया आता है जो लिखने में बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। और आइए आपको यही सारी बातों को हम समझाते हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, सबसे पहले तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अभी तक नहीं किया तो पूरे बिहार में फैला दीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगे। एक बार मां सरस्वती का नारा गुजा दीजिए इस कमेंट बॉक्स में। चलिए जैसे ही आप बैठिएगा एग्जाम हॉल में, ऑब्जेक्टिव के बाद से आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि खंडवा, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इतिहास का सबसे पहले क्वेश्चन आएगा और बोलेगा लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने यहां पे बोलेगा कि आपको बनाने के लिए। जिस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, हूबहू आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहां पे कुछ निर्देश दिया गया होगा, सारी बातों को आपको यहीं पे समझा देते हैं जिससे कि परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। तो यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है और यह बात आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद से कहने का इसका मतलब यह है कि आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 3 प्रश्न आपको बनाना है इतिहास से लघुत्तरीय में। आइए समझते हैं। और यह हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको 6 नंबर मिल जाएगा अगर आप यह बना देते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन इतिहास का। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए अद्भुत है। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे, मैं गारंटी कहता हूं कि आपको पछताना पड़ेगा। ये लिख लीजिए कि डीएलएस वाले सर, मंटू सर बोल रहे थे ऐसा बात कि अगर आप क्लास को छोड़ के गए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देखे, फिर दिक्कत होगा। पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट हमने कर दिया है। 10 फरवरी के दिन पूरे बिहार में मैट्रिक के बच्चों का एक टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी जानकारी, सारी बातों आपको पता होगी, नहीं पता है फिर भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आइए समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान यानी कि उनकी भूमिका क्या थी, ये बता दीजिए। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अद्भुत है ना अद्भुत। तो आइए समझते हैं कि इसका उत्तर आपको क्या लिखना होगा। तो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है और आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपको लिखना होगा कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की एक प्रक्रिया होती है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती है। क्लियर? यहां तक आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार, निवेश तथा तकनीकी प्रवाह द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों को जीविकापार्जन के कई नवीन जो अवसर है वह प्राप्त हो चुके हैं। बस सिंपल आपको इतना चीजें लिख देनी है, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। आपका एक भी नंबर परीक्षा में नहीं काटा जाएगा। तो मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो इसका पीडीएफ ले लीजिए। आपको सारी चीजें हम बता देते हैं, इसी क्लास में आप बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास विषय से वह कौन ऐसा 6 प्रश्न इसमें आपको है जिसमें से 3 प्रश्न बनाना है। तो आपको सब चीज पढ़ना है यहाँ पे और जाकर के आपको धमाल मचा देना है। अगला प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कार्ल मार्क्स जो थे उनके विषय में, उनके बारे में वह क्या थे, उनके बारे में आप कुछ ना कुछ लिखिए। यह प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, यह अद्भुत है क्वेश्चन अपने आप में, तो क्या लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखना होगा आपको कि वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स जी थे। वे हीगल, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित थे। कौन? तो कार्ल मार्क्स। 1843 ईस्वी में पेरिस में उनकी जो भेंट हुई थी वह फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। एंजल्स श्रमिकों की दयनीय स्थिति से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। जब यह बात उनको यह पता चली तो वे जो थे, वे मार्क्स थे यानी कि कार्ल मार्क्स, उनके विचारों से भी वे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। अतः दोनों ने मिल करके किया क्या कि उन्होंने 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कर दिया। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित किया गया था। तो 1848 ईस्वी में। कौन किए थे?
तो कार्ल मार्क्स और कौन, फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों ने मिल करके इसकी जो है इसकी क्या की थी, प्रकाशित किए थे ये लोग। आगे सुनिएगा, आगे लिखिएगा आपको कि इसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपको लिख देना होगा। इसमें श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा दी गई। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन भी कर दिया। ये सबसे अद्भुत है, ये याद कर लेना। आपको हमने बताया था कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल लाएगा। तो कार्ल मार्क्स जो है वो कब, तो 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन कर दिया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए मेरे बाबू कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कुछ भी अगर आप छोड़े, अगर आप यहां से भागे, तो समझिए फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, काफी ज्यादा समस्या होगी। इसके द्वारा उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का प्रकाशन किया। बाद में मार्क्स इंग्लैंड चले गए। बाद में जो कार्ल मार्क्स थे वो कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद जो उनका शेष जीवन बचा हुआ था, उन्होंने वहीं पे अपना पूरा जीवन जो है, शेष जीवन जो बचा हुआ जीवन था, उन्होंने व्यतीत कर दिया। 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। कार्ल मार्क्स के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। साम्यवाद एक सशक्त जो है आंदोलन के रूप में परिणित होकर के आया, यानी कि वह परिणित हो गया। बस इतनी सारी बातें जो है वह कार्ल मार्क्स के बारे में जैसे ही लिख दीजिएगा, वैसे ही टीचर देखेगा तो प्रश्न होगा, आपको पूरा का पूरा वहां से नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपको बता दें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की क्लास आपकी चल रही है। यह अद्भुत है आपके लिए, क्योंकि अंतिम समय और अंतिम घड़ी में जो आपको पढ़ाते हैं बताते हैं वो हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप सभी जानते हैं बखूबी और बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और एग्जाम के दिन, एग्जाम के समय जो आपको हम अद्भुत बातें देते हैं, जो अद्भुत क्वेश्चन उस दिन वायरल क्वेश्चन आपको देखते हैं, वो तो गजब होता है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए ना कि बात को बाद में आपको पछताना पड़े कि आपको नहीं मिल पाया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, ये बताना आपको। अमेरिका जो है वह हिंद चीन में कैसे घुस गया था, उसका क्या कारण था, कैसे घुसा, यह बताना है आपको। और यह क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्या लिखना होगा आपको, आइए आपको बताते हैं, जिससे कि आपका एक भी नंबर परीक्षा में न कटा जाए। और काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको लिखना होगा कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुस गया। क्या क्या उन्होंने कि बोला कि हम आपको समर्थन देने, और इसके बहाने में घुसा और धीरे धीरे उसने साम्यवादियों के विरोधों में हस्तक्षेप की नीति ही अपना डाली। यह देखिए तरीका सबसे जबरदस्त था, और आजकल के लोग भी यही काम कर रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं कि मैं आपको समर्थन दूंगा, मैं आपका सहायता करूंगा, और सहायता करने के यह लालच दे करके वो घुस करके और उसी के घर में जो है वो सेंध कर दे रहे हैं, यानी कि उसी के घर में वो चोरी कर दे रहे हैं। वैसा ही जो है यह काम जो है अमेरिका भी है जो हिंद चीन में घुसा। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे उन्होंने साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्हीं आगे देखिएगा, आगे आपको क्या लिखना होगा। और देखिए एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं आगे समझिएगा कि इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में ही बांट दिया। एक हो गया उत्तरी वियतनाम और दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी सरकार बारदोई के नेतृत्व में बनाई गई। जो दक्षिणी वियतनाम है, जबकि दक्षिणी वियतनाम वो अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी सरकार जो है वो किसके नेतृत्व में बनी थी, तो बारदोई के नेतृत्व में बनी थी। ये बात याद करके रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपके एग्जाम में। अमेरिका समर्थित बारदोई सरकार का संचालन ने न्यो दिहम के हाथों में दे दिया था। और बस इतना जैसे ही आप लिखिएगा परीक्षा में, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा।
और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डरना नहीं, लड़ना है मेरे बाबू, क्योंकि अब सिक्का तो उछल चुका है। वो हेड भी आपका होना चाहिए और टेल भी आपका ही होना चाहिए। इतनी जबरदस्त और खामोशी से तैयारी कीजिए। और परीक्षा देने से तो डरना नहीं है, क्योंकि परीक्षा दीजिएगा तो दो बातें होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि परीक्षा दीजिएगा तो दो बातें होगी, या तो आप सीखिएगा, नहीं तो आप जीतिएगा। हार नहीं सकते हैं आप, और हम आपको हारने नहीं देंगे। या तो आपको हम जीतने देंगे, नहीं तो आपको हम सीखने देंगे, लेकिन हारने नहीं दे सकते हैं आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। आपको अद्भुत अद्भुत क्वेश्चन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आते जाएगा, जैसे परीक्षा देने जाइएगा, उसके पहले आपको सारी बातें, सारी चीजें आपको देते चले जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का विवेचना कर दीजिए, या फिर विवरण दीजिए, क्या उसे, या फिर अब उसे संक्षिप्त बातों में समझा दीजिए। ये कुछ भी कह सकता है। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही जबरदस्त है कि 1929 ईस्वी के जो आर्थिक संकट रहे ओकर 3 गो कारण का चीज रहे। ये 3 गो कारण हमनी के बताओ बटे, हमनी के का लिखे के चाहिए परीक्षा में, जिससे कि एको नंबर ना कटे, आवे के हमनी के समझता नहीं सा। तो लिखना होगा आपको कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होते चला गया, उनके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पीसते रहे। नवीन तकनीकी प्रगति और मुनाफे के उत्पादन में काफी वृद्धि तो कर दी, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। जब कोई भी चीज जब ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा तो होगा बस यूं कि उसकी खरीदार जो होंगे वह कम हो जाएंगे। ऐसे में होगा क्या, ऐसे में क्या होगा कि उसके मूल्य को घटाना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट जो है ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो गया तो मान के चलना है कि भाई उसको प्रोडक्ट का उसका कीमत को घटाना पड़ेगा। अगर नहीं घटाइएगा तो फिर जो है वो नहीं ले सकते हैं। यही चीज हुआ। आगे कुछ यूं हुआ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन के कारण कीमतों में काफी गिर गई, जैसा कि आपको हमने बताया, जिससे किसानों की आय घट गई। अब जब कीमत ही घट जाएगा यार तो आय तो घटेगी ही किसानों की। जब आय घट गई, अतः इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया। अभी सोचा कि चलो अब उत्पादन तो हमने ये आपको घटी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाते हैं ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेच करके अपनी आय स्तर को बनाया जा सके। ऐसा होता है ना कि जब उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी कीमत तो कम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा हम लोग करें, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट हम बेचना करें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी मूल्य 500 रुपए है और बिक रहा है मात्र 10, तो उसकी मूल्य को हम 200 रुपए कर देते हैं, लेकिन उसी चीज को हम 10 के बदले 100 बेच देते हैं। तो हम लोग का मुनाफा जो है यानी कि हम लोग बरकरार हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा, मतलब हम लोग प्रोडक्ट बिकेगा तो यानी कि हम लोग फिर से लेवल में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत कम कर, उसकी कीमत जो है उतना ही रखे और प्रोडक्ट ज्यादा निकलना शुरू हो जाए। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत, जैसे मान लीजिए इस कलम की कीमत 10 रुपए है, क्लियर, और ये प्रोडक्ट निकलना जो है ये बहुत ज्यादा हो गया। अब हम इसको सोचे कि 10 रुपए में बेचेंगे, तो बताओ कि माल ज्यादा सेलिंग होगा, यानी कि पेन जो है ज्यादा सेल होगा, नहीं होगा। इसकी कीमत हमको घटाना पड़ेगा। जब कीमत घटाएंगे तो फिर क्या होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा माल बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी वो पूर्ति होगी। तो यही चीज हुआ, ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेच करके अपनी आय स्तर को बनाए रख सकें। इससे कीमतों में नीचे इससे कीमतें और नीचे चली गई, जिससे आर्थिक संकट को जन्म दे दिया गया। अब समझो कि मान लो कि कलम का कीमत 10 रुपए है, हम इसको कर दिए 5 रुपए में, और प्रोडक्ट न बिके, प्रोडक्ट जो है ज्यादा निकल रहा है लेकिन वो बिके भी, फिर भी ना बिके, तो ऐसे में होगा ये कि आर्थिक संकट आ जाएगा। जो हमने मटेरियल जो डाला है वो भी हमको उतना भी पैसा हमको नहीं मिल पाएगा, तो ये संकट उत्पन्न ही होगा। इसलिए और साथ में ये भी बात हुआ कि अमेरिका द्वारा जो यूरोपीय देशों को दिए गए जो ऋण था, यानी कि जो कर्ज दिया गया था अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को, वो अभी को बोला कि हमको भाई दे दो, मेरा पैसा हमको वापस करो। अब इससे क्या हुआ कि और भी ज्यादा संकट बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, देखिए आपको समझा देते हैं जिसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करने के लिए आप किसी से लोन लिए,
लोन ले लिए, लोन लेकर के आप बिजनेस किए, आपका बिजनेस कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन उसके बाद से वह ढीला पड़ने लगा। आपने क्या किया, दिमाग लगाया कि चलो उसकी कीमत हम कम कर देते हैं और प्रोडक्ट ज्यादा निकाल करके हम ज्यादा सेलिंग करते हैं। लेकिन हुआ यूं, आपकी किस्मत खराब थी कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा निकल पाया, लेकिन कीमत आपको घटा करके आप बेचना चाहे, लेकिन वह बिक नहीं पाया। ऐसे में हुआ ये कि आप जो लगाए थे पैसा वो तो निकला नहीं। दूसरी चीज, जो कर्ज आपसे, जो लोन आप लिए हुए हैं, वो बैंक वाला बोल रहा है या लोग बोल रहे हैं जो आपसे जिससे भी लिए हैं, कर्ज लिए हैं, क्योंकि गांव में या कहीं पे भी किसी से भी लोन ले लिया जा सकता है या फिर बैंक से भी लोन लिया जाता है, तो वो लोग बोले कि नहीं आप मेरा पैसा वापस कर दो। अब आपके संकट तो भाई आर्थिक संकट आ ही जाएगी, क्योंकि एक तो पैसा आपने लिया, आपने पैसा जो लिया और अपने लगाया और सोचा कि चलो हम काम करते हैं, इससे जो मुनाफा होगा उसमें हम कुछ हिस्सा जो है आपको हम बैंक जो लोन लिए उसको हम चुका देंगे और कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। लेकिन हुआ यूं कि पूरी वो चीज उल्टी हो गई, जो अपने प्रोडक्ट निकालना चाहा वो निकाल नहीं पाया और पैसा भी आपको, कर्ज भी आपके ऊपर है, तो सब कुछ जो है देना पड़ा, जिसके कारण आपके पास संकट आ गई। वही चीज, वही बात यहाँ पे हुई थी। बस आपको इतनी सारी बातें लिख देनी है, अपने मन से भी इसको बना करके आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। और देखना, परीक्षा में एक बात लिखा हुआ रहता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे। देखिए, जो आपको हम बता रहे हैं, या तो आपको वह सारी चीजें याद हो जाती हैं तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप समझें और समझ करके उसका आप जवाब दीजिए। क्योंकि कहा जाता है, देखिए परीक्षा, देखिए मेरे मायने में परीक्षा जो है, परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर करके आ रहे हैं, नहीं। परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप कम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप परीक्षा का मतलब होता है किसी को समझा देना कि आपके अंदर वह क्षमता कितनी है। तो मत घबराओ, मत डरो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से पता नहीं मेरे से 50 बनेगा भी या नहीं बनेगा, 40 ही बने, लेकिन अपने आप में विश्वास करके रखना कि हम 40 के लिए हैं, 40 मेरा इतनी क्षमता है कि हम 40 ही सही कर सकते हैं। बोले ना, 2 बातें होगी परीक्षा देने जाइएगा, तो या तो आप सीखिएगा, नहीं तो आप जीतिएगा, आप हार नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अद्भुत क्वेश्चन है मेरे बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे नहीं किए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सबके साथ। सबको बताइएगा, सबके साथ शिक्षा पहुंचेगी और सब लोग बेहतर कर पाएंगे। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कैसे हुई थी, इसके प्रारंभिक उद्देश्य जो थे वो क्या थे। आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी, बस इस बात को लिख देनी है। और इसका प्रारंभिक यानी कि इसके शुरुआती जो उद्देश्य था, इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो था वह क्या चीज था, यही बात आपको लिखना है और यही बात आपसे पूछ रहा है। आइए समझते हैं कि क्या लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और हूबहू आपका नंबर आपके एग्जाम में आपको मतलब उसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आपको लिखना होगा कि 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एस.ओ. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग दे दिया। अंततः हुआ ये कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बैमस चंद्र बनर्जी की थी। बैमस चंद्र बनर्जी आप सभी जानते ही हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके अंडर में हुआ था, तो बैमस चंद्र बनर्जी यानी कि इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बात पूछ सकता है। तो बैमस चंद्र बनर्जी आप याद कर रखिएगा, कौन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अगला है, आगे लिखना होगा आपको कि इसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। अगर यह बात पूछा जाए कि उसमें कितने सदस्य शामिल थे, बोलिएगा कि 72 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक जो उद्देश्य थे वह कुछ निम्न है, इस प्रकार है। आइए उसको भी जान लेते हैं कि उनका जो उद्देश्य था वो उनका उद्देश्य जो था वह क्या था। तो उनका पहले उद्देश्य की हम बात करते हैं, समझिएगा। पहले उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। दूसरा था कि देशवासियों के बीच विभिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति एवं
प्रांतीय विद्वेषों को समाप्त करना। तीसरा था कि राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। चौथा था कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना। और पांचवा जो उनका उद्देश्य था वह उद्देश्य कुछ यूं था कि प्रार्थना पत्रों तथा स्मारक पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग में सुधार हेतु प्रयास करना। बस उनका यही उद्देश्य था और इन्हीं उद्देश्य से वह चीज की गई थी। बस आपको इतना लिखना है और आपको एग्जाम में आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इतिहास से है। आपके इतिहास से कितने क्वेश्चन बाबू मेरे शेर? आपके इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। आप कोई भी 3 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, तो 6 प्रश्न ये रहा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट है। और यह देखिए, आपको बता दें कि सोशल साइंस में इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, अर्थव्यवस्था होता है और आपदा होता है। ये 4-5 सब्जेक्ट होते हैं और इसे सबसे मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ये इतिहास से हम लोग पढ़ रहे हैं और जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे ही उसी टाइप का आपको बता रहे हैं। ये ऐसा ही बोलेगा और ऐसा ही आपको काम करके आना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जितना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बताइए, सबको जोड़िए एक साथ। हमने तो बोला कि एक बच्चा जो है कम से कम 5 सब्सक्राइबर करवाए। 5 सब्सक्राइब अगर आप करवाते हैं तो हर घर शिक्षा तुरंत ही पहुंच जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जितने बच्चे देखते हैं। अगला है, वाणिज्य क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है कि वाणिज्य क्रांति से आप क्या समझते हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर में वाणिज्य क्रांति होता क्या है। आपके लिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके सीधे एग्जाम में छप जाए, सीधे एग्जाम में पूछा जाए। आपको लिखना होगा कि आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं के वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया। व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अद्भुतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसे वाणिज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका जो केंद्र है वह यूरोप यानी कि इंग्लैंड था। बस इतनी सारी बातें लिखना है और जैसे ही ये सारी बातें लिख दीजिएगा आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और इस तरीके से आपको जो बता दें वह 6 प्रश्न में बता दें आपको कि बाबू 6 प्रश्न में मात्र आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। अब इसके बाद बता दें आपको कि पूछा जाएगा आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। लेकिन जब हम आप बात शुरू किए हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन की, तो इतिहास के बाद अब आइए समझते हैं राजनीतिक विज्ञान के लघुत्तरीय, फिर इसके बाद से अर्थव्यवस्था, भूगोल, और उसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा, फिर सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय देखेंगे और फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको इतिहास से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 9 से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जैसा ही आपको जिस नंबर से आपको दिख रहा है ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको यह समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। प्रश्न संख्या कुछ निर्देश आपको दिया जाएगा, बोलेंगे कि प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 4 गो प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 2 प्रश्न बनाना है। किसमें? राजनीतिक विज्ञान में। इतिहास में 6 पूछा जाएगा, जिसमें से 3 बनाना है। राजनीतिक विज्ञान से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 2 प्रश्न बनाना है। आइए समझते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न 2-2 अंक का होगा। तो प्रश्न कुछ यूं कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। आखिरकार भारत में, हमारा जो देश भारत है, हाँ, भारत देश के लिए एक बार लाइक कर देना जरूर। वीडियो पे पहली बार आया है, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। कह रहा है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट कर दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। सो यह क्वेश्चन आएगा, आपको क्या लिखना होगा, आइए इसके बारे में हम समझाते हैं। आपको लिखना होगा कि विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वमेव चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। अब देखो, ये बात हमको बड़ा दुख लगता है यार, और ये चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको हमने बताया। और आपका हिंदी का जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो कुछ उसी प्रकार है। अगर उस चैप्टर को आप समझते होंगे तो इसका उत्तर आप बखूबी अपने मन से भी लिख सकते हैं। कह क्या रहा है कि जो हम सभी का देश भारत है, इसमें होता क्या है कि अगर आप बनिया के यहां जन्म लिए हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप बनिया वाला ही काम करिएगा। जैसे कि आप मिठाई ही बना सकते हैं, आप कुछ बेच ही सकते हैं,
अगर आपका जन्म जो है वह अच्छे खासे घराने में हुआ है तो आप ही अच्छे काम करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप छोटे कास्ट में जन्म ले लिए, जैसे कि आप जो है सबसे निचले कास्ट के, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जो लोग दलित वर्ग के होते हैं, अगर उनमें जन्म आपका ले लिए तो ये बोला जाता है कि आप अच्छे जो भी है नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलती है यार। अगर यही बात अगर भीमराव अंबेडकर जी सोचे होते, क्योंकि वे भी दलित परिवार से आते थे, तो आज वह संविधान नहीं तैयार हुआ होता और हम लोग उसके अनुसार नहीं चलते, पूरा देश उनके अनुसार चल रहा है। और उनकी जो जीवन में क्या क्या समस्याएं हुई थी ये आप लोग खुद जानते हैं। ये देश के कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानते हैं कि क्या चीज उनके साथ हुआ था। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, शिक्षक जो है पंडित थे, तो उनको स्कूल में नहीं बैठाया जाता था, वो बाहर बैठ करके पढ़ते थे। और जो इंसान बाहर बैठ करके पढ़ा वो इतना इतिहास रचा कि पूरा देश, बिहार की तो बातें अलग है, पूरा देश उसके अनुसार चलता है और चलता ही रहेगा। जब तक देश रहेगा, जब तक उनकी बातों पे ही चलना पड़ेगा। तो यह कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी छोटे परिवार से हैं, हम लोग बिहार के हैं, एक छोटे परिवार से आते हैं और हम लोगों के भी बोला जाता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको ये दबा दिया जाता है, लेकिन आपको उसको लड़ना है, डट के खड़ा रहना, मेहनत करते रहना, एक ना एक दिन जरूर आप निखरिएगा। हम लोग बिहार से हैं, हमारा परिवार छोटा है, लेकिन हम डट करके खड़े हैं आपके साथ कि आप हमें हेल्प कीजिए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर यह ऑनलाइन का जमाना नहीं होता तो आज हम भी कहां होते हमको भी पता नहीं है। आज हमें लगभग लाखों बच्चे प्यार करते हैं और हम बहुत कुछ कर चुके हैं और आप भी जीवन में बहुत कुछ करेंगे। जहां पे भी जरूरत होगी मेरी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये आप इससे डरना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि डरना नहीं बाबू, लड़ना है। सिक्का तो उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। कहीं पे भी हारने की जरूरत नहीं है। या तो हम लोगों को जीतना है, नहीं तो हम लोगों को सीखना है। हम लोग हार नहीं सकते मेरे शेर, हम लोग हार नहीं सकते। जो होगा सो देखा जाएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बातें तो बहुत सारी करनी है हमें, लेकिन क्वेश्चन भी और एग्जाम भी बहुत नजदीक है। आइए हम उसे समझते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और आपके भी ख्याल से। शायद हम जो कह रहे हैं वो चीज को समझ रहे हैं कि आप छोटे परिवार से हैं, फिर भी आपके अंदर वह टैलेंट है, वह जज्बा है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आपको करने देने का मौका देने चाहिए समाज को। और आप लोगों भी अगर कहीं हैं, अगर कोई छोटे परिवार से हैं, अगर वो कुछ करना चाहता है, आप लोग भी उसे जरूर सहयोग करिएगा कि वह आगे वह चले और आगे कुछ करे। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय में भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, कि सब स्वीकृति रीति रिवाज से हो जाती है। इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है और इसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का एक से मिलता जुलता पेशा होता है। वही बात कह रहा है कि जब आप जन्म लेते हैं, किसी जाति में जन्म लेते हैं, उससे जोड़ दिया जाता है कि आप इस जाति के हैं, आप यही काम कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे सारी चीजें समझाया जा रहा है। आप अपने मन से भी इस बात को आप लिख सकते हैं। उनकी बेटियों की शादी आपस में समुदाय में ही होती है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। और जो शादी विवाह भी होता है वह समान समुदाय में ही होता है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति से होता है। वो बेटा हो बेटी हो, किसी का भी शादी हो, क्या होता है, आप जिस समुदाय से हैं, जिस जाति से उसी जाति से होता है। आपका खान पान उसी जाति से होता है ना। ये चीज है। लेकिन बस हम लोगों को एक समझना चाहिए यार कि हम लोग सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग का जो धर्म हो, जाति हो, कुछ भी हो, हम लोग को एक होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हो, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहिए। ये क्या जाति आ जाता है बीच में कि आप इस जाति के हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस जाति है कि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है, देखिए पंडित लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बोला जाता है कि जो पंडित हैं वही जो है पूजा पाठ करा सकते हैं। लेकिन हम लोग ने काफी दिनों से पढ़े हैं यही बात कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। जो पढ़ेगा वही पंडित कहलाता है यार, यही चीज होना चाहिए। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, पंडित का मतलब जाति नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में क्या चलता है कि पंडित का मतलब हो गया कि वह कोई जाति है। पंडित का मतलब जाति नहीं होता है, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। अगर आपके पास भी वो ज्ञान है तो आप अपने आप में पंडित हैं और आप ही पंडित हैं। पंडित कोई और नहीं है, ज्ञानी ही पंडित होता है। फिलहाल
हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है, समय काफी कम है और मैंने सोचते हैं कि ज्यादा बातें करें यार, मुख से कभी कभी निकलना शुरू हो जाता है तो मन का भड़ास जो है निकलना पड़ता है, क्योंकि जो समाज है वो कहाँ चल रहा है और कहाँ तक जाएगा ये कुछ पता नहीं है, जो हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल आइए करते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कहा जाएगा कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। जो गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन, महागठबंधन, ये सारी चीजें आप समझते हैं, जानते हैं, देख रहे हैं देश में। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र की प्रभावित करती है ये आपको बताना है। आपको लिखना होगा कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने आकांक्षाओं और लाभ की संभावनाओं के मद्देनजर के गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो इसमें क्या होती है, सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। और यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि गठबंधन की सरकार में क्या होता है, तो सरकार की पकड़ इस पर ढीली हो जाती है। नई लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में इजाफा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सबसे बढ़िया बात बोला गया है। आजकल जानते हैं क्या हो गया है राजनीतिक में, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही नेता है। यही हो रहा है कि जिसके पास ज्यादा पैसा वही नेता। सबसे ज्यादा सांसद में देखा जा रहा है कि जितने लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वही सांसद है। हमें एक बहुत बुरा चीज लगा यार, हमें एक बात बहुत बुरा लगा। क्या बात सर बुरा लगा? बुरा हमको ये चीज का लगा कि एक माइक पकड़ने वाले इंसान को जब सांसद बना दिया गया, यह हमको सबसे ज्यादा खलती है, सबसे ज्यादा हमें दुख लगता है इस बात को। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप भोजपुरी से हैं और बिहार के हैं, और आप भोजपुरी समझते हैं। भोजपुरी में एक हीरो है, निरहुआ के नाम से आप जानते हैं, उसे सांसद बना दिया गया है। जो इतिहास का एक पन्ना नहीं उलट कर रखा है, जो इतिहास का एक पन्ना नहीं पढ़ा है, उसको आपने सांसद कैसे बना दिया, सांसद को उसको टिकट कैसे दे दिया, यह बात हमको आज तक समझ में नहीं आई। इसका मतलब हो गया कि आप लोग जितने भी बड़े हैं, वो योगी हो या मोदी हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल से जहां तक है, वे लोग अपने सत्ता के लिए, वे लोग अपने पार्टी के लिए कहां तक गिर सकते हैं, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैंने यह देखा कि चुनाव में जो नचनिया है ना, उसको जब यह आकर के अपने फील्ड में अपने प्रचार के लिए उतार दिया गया, यह बात हमको सबसे ज्यादा खराब लगी। सपना चौधरी जो डांस करती है, इसको चुनाव प्रचार में बुलाने की क्या जरूरत है? गजब हाल है। आप लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम यहां पे राजनीति की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब यह बात आई तो हमको यह समझाना पड़ा, आपको बताना पड़ा कि यह कौन सी राजनीतिक है। आप समझिए कि जो व्यक्ति इतिहास के एक पन्ना नहीं उलट कर रखा है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो थोड़ा मोड़ा कुछ भी जानता है, और उसको सांसद बना दिया गया। यहां तक गांव की सेवा के लिए उसको बनाया जाता तो हम कहते कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और यह सबसे बड़ी जो है देश में कमी है कि अंगूठे छाप नेता बनते हैं, और जो रातों दिन आप जैसे और हम जैसे इंसान पढ़ पढ़ के दिमाग पूरा खराब हो जाता है, पूरे पन्ने हम लोग रट देते हैं, पूरे ऐसा लगता है कि हम लोग अब क्या करें, 3-3 बज जाता है, 4-4 बज जाता है पढ़ते पढ़ते, और उन लोगों के पीछे हम लोग को दौड़ना पड़ता है। जो IAS अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, देखते हैं कि नेता के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यह सबसे खराब चीज है देश में हमारी, ये सबसे बड़ी गलत बात है। हम ये बात बार बार कहते हैं कि ये लोग अपने पार्टी के लिए ये कहां तक गिरेंगे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब एक नचनिया को और एक माइक पकड़वैया को जब ये लोग सरकार में बैठा देते हैं, सीट पे ले जाकर के गद्दी पे, उसका मालिक तो कोई और होगा ना। ऐसा ही साफ साफ दिख रहा है। क्या जरूरत थी? क्या देश में पढ़े लिखे इंसान नहीं थे? फिलहाल माफी चाहते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। समय आपका बर्बाद हो रहा है और आपकी भविष्य की बात है, हम समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा उस चीज को। फिलहाल जो लोग ये बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग कहेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना होगा, नहीं तो ये कल से कहेंगे कि आपका चैनल पे हटवा देते हैं, आप काहे लिए सब बच्चों को भड़का रहे हैं। बाबू भड़काया नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं। आगे बात करते हैं।
तो उससे हमको उतना डर नहीं लगता है। हमको डर लगता है आपसे कि आप हमारा सपोर्ट कराना छोड़ दे। आप लोग जरूर सपोर्ट बना करके रखिएगा। चलिए अगला है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, आखिर कैसे है, इसको बताना है आपको। और ये बिहार बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इससे अलगवाद का नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इस गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और लोगों की शांति भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो आतंकवाद होता है वो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभर करके आती है। समय काफी कम है, इसलिए जो आपको हम एक बार में बोल दे रहे हैं आप उसे समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तो अब आपको सारी चीजें पहले से पता हो गई होगी। बस बात यही है कि आपका एक रिवीजन हम करा दें और वह टाइप का क्वेश्चन आपको हम दे दें जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यही अब आपको करना है और यही चीज आपको करके रिवीजन करते रहना है। अगर ज्यादा हम डीप जाते हैं, जैसे कि अभी आपका 2-4-5 मिनट बर्बाद हो गया होगा, लेकिन बर्बाद नहीं, वो अच्छी बात थी और आपको समझना चाहिए था। और आप ही हैं जो देश को बदलेंगे और आप लोगों को ये बातें जानकारी नहीं होगी तो फिर तो गड़बड़ है ना ये बात। बिल्कुल। तो देखिए आप लोग भी अपने दिमाग से भी सोचिए और आप लोग समाज में अब उभर रहे हैं, आप ही समाज को बदलिएगा। हम और आप जैसे इंसान जो अब नए नए आ रहे हैं, अब हम लोग ही कुछ कर सकते हैं या हम लोग को ही कुछ करना है देश के लिए, जो भी हो। चलिए फिलहाल आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जिला परिषद पर टिप्पणी लिख दीजिए। आप लोग जिला परिषद के बारे में जानते होंगे। जिला परिषद होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच, बीडीसी वगैरह होते हैं ना। उसमें जो पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें सबसे उत्तम जो होता है चुनाव, उसमें वो होते हैं आपको जिला परिषद। उसके बाद मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, सरपंच वगैरह का होता है। तो आप समझते हैं कि जिला परिषद। वैसे जिला परिषद के बारे में अगर आप जानते होंगे तो बस उस पर टिप्पणी लिख देना कि आखिर ये जिला परिषद क्या है। तो आइए आपको लिखना होगा कि बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आप सभी जानते हैं कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है और यह तीसरा स्तर है। क्लियर। जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी होता है। जितने भी जिला परिषद होते हैं इसके अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष भी होता है। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% आरक्षण का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है। जो 2005 के द्वारा जो महिलाओं के जो पंचायती राज अधिनियम है 2005 में जो आया था, इसके अनुसार 50% जो है महिलाओं के आरक्षण के रूप में भी इसमें दिया गया है। बस यही सारी बातें लिख दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद आएगा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। बोलेगा कि 13 से 14 तक 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और यह प्रश्न जो होगा वह 4 नंबर का पूछा जाएगा। किसमें? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक में, यानी कि लोकतंत्र का जो आपका है। हम लघुत्तरीय क्वेश्चन की पहले बात कर रहे हैं, फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बातें करेंगे। चलिए तो आइए हम जानते हैं लोकतंत्र, इसके बारे में इसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय। तो देखिए हमारे समाज में क्या चीज हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को तो इस सारी बातें को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे चल रही है, आगे कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। हम पहले जो है बहुत अच्छा चीज जो सोचते थे, लेकिन आजकल कुछ कुछ कमियां देख रहे हैं और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये बात होती है कि हर इंसान को हर चीज़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो वाकई में अच्छा नहीं है वो सच में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि माइक पकड़ैया को जब सांसद बना दिया गया, उनको सीट दे दिया गया, वो इतिहास का एक पन्ना नहीं पलटे हैं और उनको सांसद में बना दिया गया। तो बताओ उसका जो मालिक है कोई और है, इसका मतलब हो गया उसको चलाने वाला कोई और है। सारा स्क्रिप्ट लिख करके देख करके बोलेगा सबके यार ये चीज होने वाला है। मतलब क्या वैसे तो सब कोई कर सकता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर देश में हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने लोग टैलेंट है, फिर वो वैसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आइए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में लघुत्तरीय में। अब लघुत्तरीय में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ये बड़ा ही अद्भुत होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। बोलेगा कि 15 से 18 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कि अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से भी आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में
4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघुत्तरीय, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। आइए समझते हैं कि वो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं और आपको कैसे जवाब उसको देना चाहिए। आइए, सबसे पहला है कि कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं बाबू? कोर बैंकिंग प्रणाली। अब ये कोर बैंकिंग प्रणाली जो बाटे वो का होला, हमने के समझे के बाटे और लिखे के बाटे। अब देखो कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान और निकासी होने लगा है। जब व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति जो है वह किसी भी, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड यहां पे ला करके समझाते हैं। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसा लेने लगे, लेन देन करने लगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसा का लेन देन करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को हम लोग कोर बैंक प्रणाली करते हैं। आजकल आप लोग समझ रहे हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, मतलब बहुत सारा चीज है। आप बिना बैंक जाए, बिना कुछ किए आपका पैसा आपके खाते में आ जा रहा है, आप पैसा किसी दूसरे के खाते में भेज दे रहा है। तो इस प्रकार से जो भी होती है वो आपका क्या होती है, इसको कोर बैंक प्रणाली आप कह सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आय से आप क्या समझते हैं। ये सबसे अद्भुत क्वेश्चन है और आय से आखिर में आप क्या समझते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्या जवाब देना है ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, देखो हर इंसान, कोई इंसान जो है शारीरिक काम करता है, यानी कि शारीरिक काम कहने का मतलब हो गई कि जो शरीर से मेहनत हो डटे, जैसे कि कुदाल चलाना, किसी फैक्ट्री में काम करना, मेहनत करना, हाथों से, शरीर से, देह से, पैर से, जो भी हो वह शारीरिक काम हो गया। मानसिक काम जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, ये शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बोल करके समझा रहे हैं, यानी कि अपने दिमाग से समझा रहे हैं, यानी कि ये मानसिक काम हो गया। तो मानसिक काम या शारीरिक काम जो कार्य करते हैं और उस व्यक्ति को उसके कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है, पारिश्रमिक का मतलब हो गया कि उनको जो भी पैसा उनको दिया जाता है, मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। जैसे मेरी इनकम, आय का मतलब हो गया मेरी इनकम क्या है। अब देखो कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जो हम लोग क्या जानते हैं, उसको अंग्रेजी में तो बखूबी जानते हैं, लेकिन हिंदी में कहिएगा तो लगेगा अरे क्या है। जैसे कि अगर हम कहें कि आपका इनकम क्या है, मतलब कि अपना आय क्या है, लेकिन आप अगर आपसे किसी से पूछें, अगर पूछेगा कि आपका इनकम क्या है, इनकम का मतलब वो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा ये सैलरी पूछ रहा है, कि मेरा सैलरी क्या है, तो जो भी सैलरी वो बता देगा। लेकिन कहिएगा सर आपका आय क्या है, तो जो लोग नहीं जानते आय के बारे में कि आय को ही सैलरी वगैरह या चाहे इनकम कहा जाता है, वो लोग सोच में पड़ जाएंगे आय क्या पूछ रहे हो आप, ऐसा चीज होता है। तो बहुत सारा चीज होता है जो हम लोग को अंग्रेजी में जो है उस वर्ड को अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सर रेलगाड़ी जो कहता है हम लोग का स्टेशन वगैरह, उसको क्या कहते हैं स्टेशन को, तो काफी सारे बच्चे कहते हैं सर इसको पता है, तो हमको पता नहीं है। जैसे बोल दिया जाएगा सर क्रिकेट का हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिकेट क्रिकेट सब लोग कहते हैं, क्रिकेट का हिंदी क्या होता है, तो क्रिकेट का हिंदी वैसे में झिंगुर होता है, क्लियर। और हम बात करते हैं कि स्टेशन वगैरह का हिंदी क्या होता है, तो होता है लौह पथ विराम, है ना, यानी कि लोहा के पथ से जो बना हुआ होता है और जहां पे गाड़ी आकर के रुकती है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो लंबा चौड़ा होता है। फिलहाल वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहां समझिएगा। पूछा था कि आय से आप क्या समझते हैं, तो आय से समझते हैं, आय का कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है, वो शारीरिक कार्य हो या चाहे मानसिक कार्य हो, और उसके बदले जो भी उसको कार्य के बदले जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि जो उसको पैसा दिया जाता है। जैसे हम आपको मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपको हम मानसिक कार्य कर रहे हैं, तो इसके बदले जो भी हमको गूगल या यूट्यूब जो भी हमको देगा या जहां से भी हमको इनकम आएगा, यानी कि जो भी हमको पैसा आएगा वही हमारा आय कहलाएगा। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य का उसकी आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि अगर हर कोई व्यक्ति जो है 1 लाख रुपए मंथली कमाना शुरू कर दे, हर कोई व्यक्ति है, तो इसी के आधार पर ना बोला जाएगा कि हमारा बिहार जो है बहुत अच्छा है, मतलब कि विकासशील है, ये विकसित है हम लोगों का। और अगर सबका किसी का अर्निंग जो है, किसी कोई कमा रहा है 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई कमा भी नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये तो हम लोग इसी के, तो उसको छांटेंगे हम लोग कि ये किस श्रेणी में आ सकता है ना। तो यही चीज आपका होती है। तो आय के बारे में आपने ये समझ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहकारिता से आपकी परिभाषा कीजिए। यानी बाबू सहकारिता के मतलब बताओ हमने कि सहकारिता क्या है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सहकारिता का अर्थ क्या होता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में पूछेगा, ये इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। वैसे तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा का सारा इंपोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि सहकारिता क्या है। तो सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल करके कार्य करना। देखो अगर सिंपल भाषा में कहे तो एक साथ मिलजुल करके कार्य करने को ही सहकारिता कहते हैं।
माने कि जब सब केहू मिल करके एगो काम के करेला, मिलजुल करके ओकरा हमनी के सहकारिता कहल जाला। लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग आर्थिक व्यापार में किया जाता है। लेकिन अगर हमने के इकोनॉमिक्स में बात करी था, यानी कि अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग आर्थिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता, अब इसके आधार पे सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं। अब अर्थशास्त्र में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि किसी चीज को बढ़ावा करने के लिए जब सबको एक साथ मिलजुल करके कार्य करते हैं, उसे कह सकते हैं सहकारिता है। क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको लिखना होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 18 नंबर प्रश्न, इसी प्रकार से आपका 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ये बताइए कि कुछ ऐसे कारक क्या है। तो देखो, जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग को कहां कहां नुकसान होती है, ये बात समझिएगा, बड़ा ही अद्भुत है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो, क्या आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो? यार कर दो प्लीज। जब आप लोग लाइक करते हो तो हमें मेरा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। और डेली आप शाम 6 बजे आइए और जबरदस्त मिलकर के, और आप और हम मिलकर के एक शानदार तैयारी करें, जबरदस्त करें और परीक्षा में आप लोग जबरदस्त कर पाए। चलिए, क्योंकि परीक्षा देने से तो डरना नहीं है, क्योंकि दो चीजें होगी, या तो आप जीतिएगा, नहीं तो आप सीखिएगा। हार नहीं सकते हैं आप, ये बात याद रखिएगा। चलिए, आपको लिखना होगा कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब उपभोक्ता शोषण में मुख्य बात जो निम्नलिखित है वो कुछ इस प्रकार है। पहला, मिलावट की समस्या। अब आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा मिलावट का काम होता है, जिसके कारण हम लोग को पैसा तो एकदम वही देते हैं, ऐसा नहीं है पैसा में हम लोग कमी करते हैं, लेकिन वो लोग मिलावट की समस्या, मिलावट करके हम लोग को कोई अन्य देते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उसे मिलावट कर देते हैं, है ना। तो ये हम लोग का समस्या है। जैसे कि महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ताओं का शोषण होता है। महंगी कोई वस्तु है और उसमें किसी चीज को थोड़ा सा मिला दिया गया। अब मिलावट कर देने से क्या हो, हम लोग का शोषण किया गया। हम तो पैसा भाई ओरिजिनल का दे रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हम उसको थोड़ा सा मिलावट करके आपको हमने वो चीज हमको आपने दे दिया। अगला है कि कम तौल द्वारा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदना जाते हैं, वो तौल बहुत कम तौल, मतलब कि तौल करके देते हैं, यानी कि वस्तु के माप में हेरा फेरी करके देखते हैं कि कभी कभी चुंबक लगा देता है, या फिर पता नहीं डंडी कैसा उठाता है सब कि उसमें मार देता है सब, यानी कि उसमें क्या करता है, कम दे देता है हम लोग को तौलने में। अगला चीज, अच्छा एक कहानी बताया आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एक बार पटना में रहते थे, एक बार नहीं मतलब पटना में रहते थे इसके पहले हम। तो पटना में जब हम थे ना, तो हुआ कुछ यूं था कि हम लोग गए थे एक बार, मेरे रूम पे कोई आए थे, तो हम लोग गए मछली लेने के लिए कि भाई चलो आज मछली बनाया जाता है और उसी को आज हम लोग मिल करके खाएंगे। तो गए मछली लेने के लिए। तो देखना, मछली बेचने वाले दो चीज रखते हैं वहां पे। एक होता है, एक मरी हुई मछली पहले से रखी हुई होती है, और एक होती है जिंदा मछली, ठीक ना। तो जो मरी हुई मछली रहती है उसी में भी थोड़ी सी जिंदा भी, मतलब कि जिंदा मछली और मरी मछली दोनों रहती है। बड़ा सुनिए, बड़ा मजेदार है। हमने बोला, हम लोग गए और बोले कि हम लोग का मछली चाहिए। क्लियर? हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग को मछली चाहिए। जब हम लोगों ने मछली के लिए उनसे बोला, तो हमने बोला कि वो लोग बोले कि कौन सी मछली चाहिए। हमने बोला कि जिंदा वाला मछली हम लोग को दे दीजिए इतना केजी। वो बोला कि ठीक है। अब वो औरत थी, समझिएगा, वो औरत थी। अब हम लोग जैसे ही थोड़ा अपने आपस में, जैसे 2-3 लोग जाते हैं तब कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या होता है, बोल देते हैं उसे, हम लोग लगते हैं आपस में बात करने। ऐसे ही बात कर रहे हैं, तब तक हमारा नजर उस पर गया, तो देख रहे हैं कि मरी हुई मछली को उठाई है और तुरंत पानी में डाली है, उसको हाथ ऐसे 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 कर रही है, मतलब उसको हिला रही है ताकि उसको लगे, और ऐसे ऐसे हिला के निकाल रही है, और फटाक ने तुरंत काट दी। मतलब कि काटने का हम करें, रुकी, आप क्या कर रही हैं? तो बोली कि क्या हुआ है? हमने बोला कि आपको हमने बोला है कि जिंदा मछली दीजिए, और आप मरी हुई मछली को काट रही है, और अब बड़ा आप होशियार है कि आप हाथ को हिला रही है ताकि ऐसा लगेगा कि मछली हिल रही है, मछली जिंदा है। ये घटना हुआ था हमारे साथ में। तो हमने उससे बोला, तो बहुत शर्म की एकदम, मतलब कि क्या हो बताए, होता है ना कि जब एहसान ऐसे टोक दिया जाता है किसी को, तो बहुत उसको बुरा लगा था। हमने बोला कि चलो ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप इसको रख दीजिए और आप फिर से दोबारा दे दीजिए। तो वो दोबारा लिए थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये मिलावट की समस्या आई और कम तौल आया, तो आपको हम ये कहानी बता दी। आप लोग भी जाते होंगे कहीं तो देखते होंगे, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो गौर से देखिएगा, बड़ा गड़बड़ करता है सब। देखो, कोई भी इंसान है, पैसा जो कमाता है बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत से पैसा आता है। 2 रुपया हो या 4 रुपया हो या 1 रुपया हो, कोई भी हो,
बहुत मेहनत से आता है, और कोई ऐसे ही करना चाहे तो फिर गलत बात है ना। तो वही चीज। अगला देखो किस प्रकार से शोषण होता है, कम तौल पर वस्तुओं के मात में हेरा फेरी कम तौल पे होता है। अगला होता है कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। अब देखो क्या होता है कि उपभोक्ताओं को धोखा से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु दे करके शोषण किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बोला जाता है एकदम ब्रांडेड है ये, एकदम ओरिजिनल है ये लेके जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो धोखा दे रहे हैं हम लोग को। इस तरीके से भी शोषण होता है। अगला होता है ऊंची कीमत द्वारा, ऊंची कीमत वसूली करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। कई बार ऐसा क्या किया जाता है कि अगर कोई चीज जैसे वस्तु है आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो उसका क्या कीमत एकाएक बढ़ा दिया जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको जरूरी है भाई किनिएगा, उसको नहीं किनिएगा फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी जरूरत है, आपको नहीं किनेगा तो आपका काम होगा नहीं, तो आपको किनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से भी उसका शोषण किया जाता है। अगला डुप्लीकेट वस्तु, जैसे कि अगर देखो, हाँ इसमें बताएं ऊंची कीमत। देखो जैसे कि लॉकडाउन आया था ना, कोरोना काल था, उस समय क्या था, जो मास्क जो मिलता है ना, वो मात्र 5 रुपए से 2 रुपए का मिलता है, लेकिन उसी मास्क को 10 रुपए से कम कोई मास्क नहीं मिल रहा है आजकल, देख रहे हो ना। तो क्या है, ये ऊंची कीमत कर दी गई है, इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई। जब कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई तो यही होगा, मतलब हमको शोषण किया जा रहा है यार, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो भाई दिक्कत है, जाएंगे पुलिस प्रशासन जो बोलेगा, या फिर कोरोना की समस्या है, बीमारी हो सकती है, तो मजबूरी है, मजबूरी में लेना पड़ेगा, यही चीज होता है। अगला है डुप्लीकेट वस्तुएं, सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे डुप्लीकेट वस्तु की बता रहा है, डुप्लीकेट वस्तु जैसे जानते हैं ना आप लोग, बोला जाएगा कि नहीं यही ओरिजिनल है, भाई यही ओरिजिनल है, कंपनी का पूरा एकदम हॉलमार्क वगैरह हर चीज एक ही रहता है, पूरे तरीके से सब कुछ एक रहता है, लेकिन वो डुप्लीकेट वस्तु होती है। जैसे हमारा ही चैनल है, या हम लोग भी है, जैसे मेरा भी है, अब कहा किया जाता है मेरे नाम पे भी बहुत लोग पैसा लूटते हैं, ये करते हैं, या फिर मेरा चैनल बना देते, एकदम लगता है हू बहू है, सब चीज एकदम बना देंगे, बोलेंगे कि हाँ मंटू सर का है, डीएलएस एजुकेशन वाले सर का है चैनल है, या सब चीज है, सब कुछ तो वो तो मेरा है ना, मेरा जो है मेरा है, हम खुद समझ रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, कोई जो है, हम बहुत नए नए चैनल स्टार्ट किए थे, लगभग 1 साल की पहले की बात बता रहे, 1 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। उसमें मेरा इतना सब्सक्राइबर्स नहीं था, मेरा लगभग 50-55 हज़ार सब्सक्राइबर्स था, अभी तो 5-5 लाख 6 लाख हो गया है। तो उस समय इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं था, तो हमारा हुआ यूं था कि कोई इंसान जो है किसी से बोल करके यह बोल दिया था कि मैं मंटू सर बोल रहा हूं, मैं डीएलएस एजुकेशन के से बोल रहा हूं, और हमें अपना चैनल बेचना है, आप हमें इतना चैनल दे दीजिए, हम आपको जो है आपको ये चीज हम आपको दे देंगे, आपको हम अपना चैनल बेच देंगे। वह जो है बच्चा जो है, मतलब कि कोई भी हो, बच्चा हो या फिर कोई इंसान हो, वो जो है वो पैसा दे दिया, क्लियर, क्या किए वे पैसा दे दिए। पैसा देने के बाद से भाई चैनल मेरा है तो कोई कैसे बेच सकता है, उसको पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद से सब कुछ उसको क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसका नंबर वगैरह अब और नहीं लग रहा था। अब बच्चा भाई परेशान, अब बच्चा मेरे पास कॉल कर रहा है, अब कॉल बोल रहा है, ये मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर आपसे बहुत जरूरी है बात करना है, सर आपसे बहुत जरूरी है बात करना। मैंने एक ही कमेंट जो है बहुत बार मिलना शुरू हुआ। अब हमने सोचा कि आखिरकार भाई हुआ क्या है, हमको लगा कि कुछ स्टूडेंट का बहुत बड़ा समस्या आ गया है, और समस्या आ गया, उसका निपटारा भाई हमको करना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, हम उसके पास, हमने कमेंट में वो अपना नंबर बार बार लिख रहा था, तो हम कमेंट में उसका जो है नंबर फोन किए, उसको बोले हाँ बोलिए बाबू आपका क्या समस्या है। उन्हें बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, उसने बोला कि सर आपको जो हमने पैसा दिया, बोला कि सर पैसा जो दिए हैं अभी तक हमको चैनल नहीं मिला। हमने सोचा, हमने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, तो सर आपने बोला है ना कि सर हम आपको चैनल आपका अपना बेच रहे हैं, हमने पैसा आपको इतना दे दिया है, पता नहीं 50,000 की कितना दे दिया था। हमने बोला कि हमसे कब बात हुआ आप पे, तो कह रहा है कि सर आपसे बात हुआ, आपसे नहीं हुआ है, लेकिन आपके किसी से हुआ है, और वो मैसेज से बात हुआ है, कॉल से बात नहीं हुआ है, और वो हमको फोन पे स्कैनर भेजे हैं, हमने उसको पैसा दे दिया है और चैनल नहीं मिला। हमने बोला कि यार हमसे बात नहीं हुआ है, हमारा चैनल कोई मेरे नाम से बोला है। तो सर बोला कि आपके पूरा डाटा था। हमने बोला कि मेरा पूरा डाटा कैसे आ सकता है, तो बोला कि सर हर चीज था। तो हमने कहा क्या सर मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए उसका जो भेजा था वो। तो जब उसने हमको दिया, हमने देखा कि पूरा चीज हमसे मिलता जुलता था, लेकिन वो कहीं था नहीं। हमने बोला कि देखिए, एक आता है सोशल ब्लेड, एक गूगल पे लिखेगा सोशल ब्लेड पे जाकर के मेरे चैनल का नाम अगर आप लिखते हैं तो मेरा पूरा डिटेल्स वहां पे दिखाएगा कि मैं कितना कमाता हूं, मेरा चैनल का नाम क्या है, मतलब मेरा व्यूज कितना आ रहा है, मेरा चैनल का नाम क्या है, मैं कितना कमाता हूं। और वो डाटा क्लियर नहीं होता है, वो गलत होता है।
जो मैं कमाता हूं वो गलत देता है, बाकी सारा डेटा लगभग लगभग सेम होता है, कुछ इधर उधर रहता है, उलटफेर रहता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है। तो ये काम करके उन्होंने लिया। अब हमने क्या किया कि मैं ओरिजिनल उसका स्क्रीनशॉट लिया, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट करके मैंने उसको दिया। मैंने बोला कि देखो ओरिजिनल मेरा ये है और कोई आपके साथ धोखा किया है। तो बोला कि सर अब हम क्या कर सकते हैं। हमने बोला कि दो चीज है, आपने उसको जब पैसा दिया होगा तो आपने उसका आधार कार्ड वगैरह लिया होगा कि नहीं लिया है, आपने बैंक में जिसमें डाला है क्या आपने बैंक में डाला है ना। बोला कि हाँ सर। हमने बोला कि आप FIR करिए उस पर कि इसके नाम पे पैसा जो है ले लिया गया है, मुझसे एक चैनल नहीं दिया गया, ऐसा ऐसा हुआ है, और जहां हमको जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, हम उसमें दिक्कत नहीं। हमने बोला कि मेरा पर्सनल नंबर ये है, आपको जब भी समस्या होगा आप हमसे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, हम आपको जहां बोलिएगा हम आपके साथ हैं। लेकिन हमने कहा कि यार ऐसा बात थोड़ी ना होगा कि जिसका 50,000 या 1 लाख 2 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो चैनल है, जो काफी मेहनत से बनता है और काफी बच्चे प्यार करते हैं, काफी लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब होता है। और वो क्यों बेचना चाहेगा, कोई क्यों बचना चाहेगा, आप भी समझिए आपने क्यों किया। तो सर बोला कि सर गलती हो गया, हमने सोचा हमने अब गलती हो ही गई है तो एक बार प्रयास कीजिए, मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो उसके अब हम तो क्या कर सकते हैं। जो हमसे होगा हमसे कीजिएगा, हम बताए कि उसके अच्छा ठीक है जो हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसा घटना यार होती रहती है। तो लोगों पे आजकल विश्वास करना बहुत मतलब कि ये हो गया, कम हो गया है। अब हमने तो कहा जाता है ना कि किसी पे विश्वास करना अब हमने छोड़ ही दिया है, क्योंकि जब अपने ने हमें धोखा दे दिया है, जब अपने लोग धोखा दे रहे हैं तो किसी और पे कैसे विश्वास किया जाए, ठीक ना। फिलहाल आइए अब बात करते हैं हम लोग भूगोल का क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा भूगोल का क्वेश्चन और बोला जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। और बोला जाएगा कि 21 से लेकर के 26 तक के लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कि भूगोल से आपको लघुत्तरीय में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 गो प्रश्न का जवाब देना है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आइए समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका उत्तर क्या है, क्या लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की तैयारी करना, और आप भी समझ रहे हैं कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आप गलती मत कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव आप तैयारी जरूर करते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल है जो आपको अंतिम समय अंतिम घड़ी में बहुत काम का होता है और आपके लिए बहुत कुछ कर पाता है। चलिए जो भी क्वेश्चन होता है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सबको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको हम देते हैं, टेंशन नहीं लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो कर लो, और डेली क्लास करते रहना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन, आखिर में संसाधन क्या है। अब देखो संसाधन कहने से ही पता चल रहा है, संसाधन यानी कि हमारी उपयोग में आने वाली चीजें, जैसे कि उसे आपको लिखना क्या होगा कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं, ये पेन है, पेन से हम डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये हमारे पास संसाधन है। हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे पास संसाधन है। हम लाइटिंग लगाए हैं, ये मेरे पास संसाधन है। गर्मी में हम लोग को हवा की जरूरत है, पंखा लगाए, ये संसाधन है। आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये मेरे पास संसाधन है। तो जो भी उपयोग में हम लोग लाते हैं, जो भी वस्तु है, माइक है, माइक से हम आपको बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, ये भी संसाधन है। यानी कि जो भी चीज जो है आप जिसे आप मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का संसाधन। ये सारी चीजें संसाधन होती है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न पदार्थ, जिसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर के संसाधन बन जाते हैं, वह तो वही दूसरी ओर वनस्पति, वन जीव, जलीय जीव आदि जैविक संसाधन है जो मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं, और यही चीज संसाधन होते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहे तो संसाधन वे होते हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं। यानी उपयोग में आने वाले सभी जो होती है वो संसाधन, जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सारी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है। और मानवीय और बात करें तो जो जलीय जीव हो गए, वनस्पति हो गए, ये भी अब हम लोग का संसाधन है, क्योंकि इनसे भी हम लोग का मदद मिलती है। यानी कि जिससे हमें सहायता हो सके, जिससे मदद मिले, वही हम लोग का संसाधन है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखो अभी हो गया जल संसाधन। अब संसाधन के बारे में आपने जाना, अब इसी में पूछ दिया कि बाबू जल संसाधन क्या है। अब आपको क्या लिखना होगा जल संसाधन के बारे में। देखिए तो जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जल ही जीवन है ऐसा नाम दिया गया है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, सब कुछ हो, जल नहीं है फिर गायब हो गया। तो यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो है वह जल ही जीवन है यह नाम दिया गया है। यह कहकर निरूपित किया गया है प्राणियों में 65% तथा पौधे में 65 से 99% जलीय अंश विद्यमान होते हैं। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, मतलब हर जगह इसकी उपयोग होती है। बस यही तो है, हम लोग का उपयोग लिखना है, जल संसाधन के उपयोग। अब उपयोग, अब
जल संसाधनों का उपयोग मतलब क्या कि जल का उपयोग। अब जल का उपयोग कहां कहां होता है, अब ये तो आप बखूबी जानते हैं, इसमें तो कोई बात समझाने वाली है ही नहीं कि जल के बारे में आप क्या क्या नहीं लिख सकते, आप सारी चीज लिख सकते हैं। आप खाना खाने से लेकर के, पानी पीने से लेकर के, नहाने से लेकर के, मल मूत्र से लेकर के, मैंने हर जगह इसी की ही जरूरत होती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों में जल संसाधन का उपयोग अपरिहार्य है। साथ ही विकास के अन्य कार्यों में जैसे जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, कृषि, जल कृषि, वानिकी आदि में जल का उपयोग होता है, यानी कि आपका जल संसाधन होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यानी कि जल के बारे में जब पूछेगा तो इसमें कुछ सोचना ही आपको नहीं है, ये आपके जल संसाधन हो गए। क्लियर? चलिए, इसके उपयोग लिखना था। अगला देखो, ये प्रश्न आपके केमिस्ट्री में भी पूछता है कि खनिज के बारे में, और यहां पे भी आपसे पूछ दिया जाएगा खनिज क्या है। अब खनिज क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 23 नंबर स्थान पे ये क्वेश्चन आया है और इसी टाइप के आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन छपेगा और बिल्कुल पूछा जाएगा। आप पूछा है कि खनिज क्या है तो ये समझते हैं, और जैसा आपको बता रहे हैं आपको वही सारे क्वेश्चन लिखना है, इसी टाइप के लिखना है जिससे कि नंबर नहीं कटेगा और आपको हूबहू आपको एग्जाम में नंबर दे दिए जाएंगे। लिखना होगा कि खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थ का संयोग है जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले गुणों से युक्त होते हैं, और यही आपका खनिज होता है। या खनिज के बारे में बहुत सारा परिभाषा याद किए होंगे, आप उसे भी लिखेंगे तो कोई नहीं काटेगा। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। अगला है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। अब देखो, मुंबई हाई तेल कह रहा है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक जो क्षेत्र है इसके बारे में आपको परिचय देना है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो आखिर में ये क्या होता है, आइए हमको समझना होगा, जानना होगा, तब तो पता चलेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा, क्या लिखिएगा जिससे नंबर नहीं कटेगा, कि मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है जो एक जलायन है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान लगाया गया है, और यही आपका है क्या चीज, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र। और इसी के बारे में बस इतना सारे लिखिएगा चीज, और इतनी सारी बातें लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन एक है, कह रहा क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है इसके बारे में, तो भारत के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कौन कौन है बाबू, समझिएगा। एक है पहला राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसका क्या है, तो यह इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो यह सदियों से धुबरी के बीच 1891 किलोमीटर की लंबाई से ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित हुई है। बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की, तो कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित जो है वह पश्चिम घाट नहरों में विकसित है। और चौथा जो है, चौथा यह है कि चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग कि 1095 किलोमीटर में गोदावरी कृष्णा के सहारे पुंडीचेरी और काकीनाडा नहर के सहारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुंडीचेरी में फैला हुआ है। और पांचवा की बात करें, पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग 5, तो यह 623 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट केनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे विकसित की जा रही है। तो इस तरीके से ये पांचों है, और आपके एग्जाम में आएगा तो आपको बखूबी इसको बारे में लिख देना है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की कुछ यूं है कि बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिलों का नाम लिखिए। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के अत्यधिक घनत्व वाले जिले जो है वह क्रमशः कुछ इस प्रकार से है। पटना है, दरभंगा है, वैशाली है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है एवं सारण है। आप लोग कहां से आते हैं, आप नीचे कमेंट जरूर करिए। आप लोग किस जिले से हैं बाबू, एक बार कमेंट कर दीजिए। अब सिक्का उछल चुका है, अब तो हेड हो भी आपका होना चाहिए और टेल भी आपका होना चाहिए। जबरदस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि 2 चीजें होगी यार परीक्षा में। हमने बार बार कह रहे हैं इस चीज को, मन में आपके बैठा रहे हैं कि 2 बातों की डरना मत,
डरना नहीं, अब लड़ना है। दो बातें होगी, अब तो वो समय आ ही गया है, अब तो परीक्षा के बॉर्डर पे जाना ही जाना है, बिल्कुल जाना है, डरना तो है नहीं। क्योंकि दो बातें होगी, या तो आप सीखिएगा, नहीं तो आप जीतिएगा, आप हार नहीं सकते हैं। तो इन जिलों में जो है वह औसतन अगर बात करते हैं घनत्व औसतन, तो लगभग 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग 1200 व्यक्ति है। ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। कौन कौन जिला है? तो पटना जिला हो गया, दरभंगा हो गया, वैशाली हो गया, बेगूसराय हो गया, सीतामढ़ी हो गया, या फिर सारण हो गया। क्लियर? अब चलिए, अब इसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन है 27 से 28 तक, लेकिन इसके पहले इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ये आता है, क्या नाम है, आपदा। अब आइए समझ लेते हैं कि आपदा से कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक ना। उसके बाद आपको ये आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आपदा की यदि हम बात करते हैं कि आपदा में कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां है, चलो, ये रही आपदा के कुछ क्वेश्चन। और आपदा में कुछ क्वेश्चन सीमित ही हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो मतलब कि अगर जैसे कि हम लगभग एग्जाम से पहले हम आपको कंफर्म करा दें कि लगभग 5 वीडियो देंगे हर एक सब्जेक्ट का। एग्जाम से पहले आपको मिल गया होगा या मिलेगा, तो 5 क्लास आपको देंगे, और मात्र 5 वो क्लास पढ़ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, बस उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको छप जाएगा। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टेंशन को बाहर निकालिए, क्योंकि देखियो आपको हारेंगे थोड़ा ना देंगे हम आपको, कदम से कदम मिला करके आपके हम चल रहे हैं। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चन आएगा लघुत्तरीय, बोलेगा कि प्रश्न संख्या 29 से लेकर के 32 तक के लघुत्तरीय है, इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब हो गया कि इससे 6 को प्रश्न पूछेगा आपदा से, और आपदा से जब 6 को प्रश्न पूछेगा तो 6 को में से मात्र आपको 3 को प्रश्न का जवाब दे रहा है। जैसे कि एक प्रश्न यहां पे है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, जो कि अपने आप में यह प्रश्न बहुत ही खास है। अगर क्लास को छोड़ के जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्लास आपको कहीं से भी मिल जा रही है तो छोड़ के मत जाइए, बने रहिए, पूरा क्लास देखिए, पूरा कंटिन्यू तक बने रहिए, तभी मजा आएगा। कह रहे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करना या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अत्यधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण दे करके उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि आपदा से होने वाली जो क्षति है उसके पहले ही लोगों को बता दिया जाए कि देखिए आपदा अब जो है शुरू होने वाली, मतलब आपदा आने वाली है या कोई संकट आने वाला है, उसे आप ये निपटारा कर लीजिए जिससे कि कोई ज्यादातर नुकसान ना हो सके, वही आपका आपदा प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन यूं है, बड़ा ही जबरदस्त है कि सुनामी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जो सुनामी होता है, सुनामी के बारे में आप सभी जानते हैं कि सुनामी का प्रमुख लक्षण जो है वो लक्षण क्या है, ठीक ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका 2 कारण होता है। एक होता है आपका उत्तरदायी, पहला होता है आपका उत्तरदायी कारक, तो भूकंपों, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोटकों एवं ब्रह्मांडीय तत्वों जैसे कि उल्कापिंड के प्रभाव के कारण सुनामी पैदा हो सकती है। दूसरा है कि लहरों की अत्यधिक लंबाई तथा तेजी गति के कारण भी सुनामी आ सकती है। जैसे कि एक सुनामी की लहरों की लंबाई अगर 100 किलोमीटर से अधिक तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, तो यह इस प्रकार से आपकी ये सुनामी की रूप ले सकता है और आपको सुनामी ये यहाँ पे आ सकती है। क्लियर? चलिए, आगे है लहरों की सिलसिला। सुनामी में लहरों का सिलसिला होता है। अधिकतर पहली बार सबसे बड़ी नहीं होती। पहली लहर आने के बाद प्रतिवर्ती सुनामी लहरों से खतरा कई घंटा तक बना रहता है। जब सुनामी आता तो देखते हैं सुनामी तो लहर आएगा और वही चीज होता है। अगला है अत्यधिक शक्ति। तो कुछ सुनामी लहरों की शक्ति बहुत अत्यधिक होती है। ये सुनामी लहरों के कई टन भारी चट्टानों, नावें तथा अन्य मलबा अनेक मोटर पानी के अंदर में चले जाती है, मीटर पानी तक अंदर चला जाता है। घर तथा अन्य इमारतें नष्ट हो जाती है। सभी तैरते हुए पदार्थ तथा पानी बहुत शक्ति के साथ बहता है तथा लोगों को जख्मी कर या मौत के घाट भी उतार देता है। तो सुनामी के बारे में, सुनामी हो या भूकंप हो या कोई भी आपदा हो, देखो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है कि आपदा के संदर्भ में तलाश तथा बचाव क्रियाओं का वर्णन करें। जब भी आपदा आए, यार बोलते बोलते मुंह दुख गया है, जब भी आपदा आए तो आपदा में जो तलाश और बचाव होती है इसका क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, यह विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों के समूह अथवा किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत तकनीकी क्रिया है जो संकटकालीन स्थितियों में उन घायलों की देखभाल तथा बचाव करते हैं जहां जीवन को खतरा होता है। तलाश तथा बचाव के उपाय समुदाय के पूर्ण सहयोग तथा टीम भावना से ही संभव हो पाता है। एक टीम बना दिया जाता है, टीम की भावना से ही जहां पे आपदा होती है, देखते होंगे कि सरकार वहां पे विशेष रूप पे वर्क करना चालू कर देती है, प्रशासन आ जाता है, मतलब हर चीज वहां पे जो है वह होता है। क्लियर। अब चलिए अगला है लास्ट क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन, और इसमें से हम आपको केवल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी इसी टाइप से आपका लघु उत्तरीय पे। तो देखिए वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको हम बताते चले जाए, फिर आपको एक स्पेशल से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको हम बता देंगे एग्जाम के बेरा, ठीक है ना। चलिए उस समय कह रहे कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कर दीजिए। ये बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यमों में रेडियो संरचना प्रमुख है। रेडियो संरचना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजने का कार्य करते हैं। रेडियो संरचना में विभिन्न दूरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है तथा सूचना प्राप्त करते हैं, और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह संचार व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। जब यह फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है, जो वैकल्पिक संचार होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होते हैं। और देखिए ये सूचना आपको आजकल तो क्या हुआ, आजकल तो हम लोग सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, कहीं भी घटना हो रही है तो मोबाइल फोन से, और इस समय देखना नेटवर्क, एक बार भूकंप आया था, आप लोग को पता नहीं याद होगा, ज्यादा देर पहले थोड़ी ना आया था, तो देखना मोबाइल नेटवर्क ज्यादा अच्छे से काम उस समय नहीं कर रहा था। आप शायद उस समय अगर चेक किए होंगे तो पता चला होगा। तो ये इस तरीके से आपका हुआ क्वेश्चन, आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसके पहले जो भी सब्जेक्ट नहीं देखे हैं वह इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और आप उनको बताएंगे किस ढंग से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में नंबर आ सके। तो आप छोड़िए मत, आप जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, फ्री में आप यहाँ पे क्लास को यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबू, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा।